तो कहते हैं कि अगर विकसित भारत का सपना साकार होना है तो वो मजबूत उत्तर प्रदेश की बुनियाद पर ही हो सकता है। असल में उत्तर प्रदेश वो ग्रोथ इंजन है जिसकी ताकत से ये तय होगा कि भारत के विकास की रफ्तार कैसी रहेगी, कितनी रहेगी। और उस ग्रोथ इंजन के पायलट के तौर पे वित्त मंत्री के रूप में माननीय सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं आज हमारे मंच पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगता है आप काफी तैयारी करके आए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है सर, लोगों के मन में बड़ी आशंका, बहुत डर है कि दूध की कीमतें अभी कल बढ़ी हैं, अभी और क्या क्या बढ़ने वाला है और क्या क्या चीजें महंगी होने वाली है। देखिए, घबराहट की कोई बात नहीं है। अपने नेतृत्व पर भरोसा रखिए। मोदी जी ने जिस दिन से सत्ता संभाली है उस दिन से सीधे सीधे जनता को फायदा पहुंचाने वाले बहुत से काम किए और इसीलिए उनके प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। और पब्लिक परसेप्शन से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता नेता के लिए। पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में आज भी बहुत अच्छा है कि ये व्यक्ति देश के हित में, इसका कोई अपना एजेंडा नहीं है। केवल सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल एक एजेंडा है कि किस प्रकार से अपने देश के लोगों को बेहतर से बेहतर स्थिति में पहुंचा दें। और लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर जो सिचुएशन अराइज हुई उसके बारे में देश को आगाह करना, देश को हर परिस्थिति से तैयार रखना, ये नेतृत्व का काम है। इसलिए उन्होंने सावधानी बरतने के लिए लोगों से एहतियाती कदम उठाने की बात कही। अच्छा। और माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने दूसरे दिन उन स्थितियों को भी और बेहतर तरीके से क्लियर भी किया है कि किसी प्रकार की कोई घबराहट की बात नहीं है, लेकिन भविष्य में हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, इस बात के लिए नेतृत्व ने आगाह किया है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब आपका आकलन क्या है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? देखिए, आज भी उत्तर प्रदेश में अगर आपने देखा हो जी, सबसे कम कीमत आज पेट्रोल की और उत्तर प्रदेश में सबसे कम कीमत डीजल की उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि हमने वैट सबसे कम लगाया। आज आप देख लें, इंटरनेट के ऊपर देख लें आप, तो इसी महीने की 1 तारीख को 5 तारीख को जो खास तौर से स्टेटमेंट जारी होता है उसमें हमसे ज्यादा 10-10, 15-15 रुपए लीटर बड़े राज्यों में, सब राज्यों में कहीं 2 रुपए ज्यादा है, कहीं 5 रुपए ज्यादा है, कहीं 10 रुपए ज्यादा है। और सदर्न स्टेट्स में तो हमसे 10-10, 12-12 रुपए ज्यादा है। लेकिन हमने जनता की जेब पर बोझ नहीं पड़ने दिया उतना जितना बाकी लोगों ने दिया। सर, दुनिया में जो लोग अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बढ़िया समझते हैं, जो बड़े एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अनिश्चितता का दौर है और आने वाले दिनों में दुनिया को और बड़े संकट के लिए, बड़े क्राइसिस के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, अब वो तैयारी, मतलब अब मैं जानता हूं कि चूंकि वित्त मंत्री हैं आप और आपने अपने स्तर पर तैयारी कर ही रखी होगी। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है और मैंने पहले भी कहा कि भारत के विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश से भी बहुत हद तक तय होती है। आपकी क्या तैयारी है उस संकट से निपटने की? हमारी संकट से निपटने की तैयारी तो है ही, लेकिन जो ग्राफ 2016 तक नीचे जा रहा था उत्तर प्रदेश में, अब हम हर तरफ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारी सरकार ने वादा किया था 2017 के चुनाव से पहले कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, और जिस समय सत्ता में आई योगी जी उस समय कोई बैंक वाले बात करने को तैयार नहीं थे। ये रेपुटेशन थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन अपने सोर्सेस से लोगों का कर्ज माफ किया। लगभग
30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अपने स्रोतों से। और आज हमारा चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीएसडीपी हो, हर तरह से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर की तरफ और तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल बढ़ रहे हैं ग्रोथ भी हमारा सबसे ज्यादा है जी। आज हम महाराष्ट्र और गुजरात के बाद हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या वो $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है उसके लिए विकास की रफ्तार पर्याप्त जी है? आप देखिए हम किस स्थिति में आए थे आज जब हम आए थे। आज उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी $400 बिलियन के आसपास है। 30 लाख करोड़ रुपए 30 से लाख ज्यादा करोड़ और जाना है 100 लाख करोड़ तक। लगभग 80 लाख करोड़ पे। जब तक आप वहां पहुंचेंगे तब तक रुपए जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है, हो सकता है 100 लाख करोड़ के आसपास ही हो जाए। तो बहुत लंबा सफर है अभी तो। जी हाँ, लेकिन हमने कितनी ऊंचाई चढ़ी। हम 12 लाख करोड़ रुपए पर आए थे और आज हम 30 लाख करोड़ से ज्यादा पर, बल्कि नीति आयोग ने तो हमको 31 लाख करोड़ रुपए हमारा जो इवेल्युएट किया। तो उस हिसाब से क्या टाइमलाइन देखते हैं आपकी? जो $1 ट्रिलियन का सपना है उत्तर प्रदेश का, वो कब तक पूरा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन में इतना जबरदस्त चेंज हुआ है कि लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश पे बढ़ा है और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं। हमने नोएडा की तर्ज पर एक बीडा बनाया, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और बड़े पैमाने पर हमने उसमें जमीन भी एक्वायर की। पूरा डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ से लेकर और झांसी तक उसको हम डेवलप कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर डेवलप हुआ। आज हमारे पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोटल 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। कनेक्टिविटी के हिसाब से बेस्ट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के लिए। रोड्स आज हिंदुस्तान के किसी प्रांत में ऐसी रोड्स नहीं है जितने उत्तर प्रदेश में। जो टाइम आपको किसी डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए 10-12 घंटे लगता था, अब हम उसके आधे समय में हम उसको डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। आप इतनी सारी बातें आप गिना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई आप चाहे जितना एक्सप्रेस वे बना लो, हमारे हिसाब का या हमारे जैसा नहीं बना पाओगे। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा है, उनके माइंड में तो हमेशा एक निगेटिविटी है। वो अपने जमाने में उनको उनके पिताश्री ने एक थाती दी थी 224 MLA की, और क्या उनकी पॉपुलैरिटी रही उसके बाद 2012 में 15 मार्च 2012 को उन्होंने शपथ ली थी, और जब 14 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, तो क्या रिजल्ट निकल के आया उत्तर प्रदेश में? 80 में से 73 सीटें एनडीए ने जीती थी। 2 साल में इतने अनपॉपुलर हो गए। ये हमने तो नहीं किया, ये तो जनता का फैसला है। लोकतंत्र में इलेक्शन जनता का फैसला, जो होता है सो हमें स्वीकार। 2 साल उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया। कभी एक पार्टी को, जनता पार्टी को 350 सीटें मिली थी 1977 में, लेकिन कभी एक पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला पिछले 50 सालों में। 403 में 325 सीटें एनडीए को मिली। ये किसका करिश्मा है? एक तरफ उस वक्त की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और हमारे लीडर के प्रति विश्वास। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? पिछले लोकसभा के चुनाव में एक गलत बयानी करके, एक झूठा प्रचार करके कि संविधान में संशोधन होने जा रहा है। क्या संशोधन होने जा रहा? आरक्षण खत्म होने जा रहा। इस आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का झूठा प्रचार किया गया। उस झूठे प्रचार के ऊपर झूठ के ज्यादा पैर होते नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर तक कोई आदमी बहुत बार झूठ बोले तो उसको भी कभी भ्रमवश लोग सच मान लेते। वो केवल उसी की परिणति थी। लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें क्या हुआ? उसके बाद आज की तारीख में जो पब्लिक परसेप्शन है वो ये है कि मोदी और योगी
इस देश के लिए वरदान है और इन्हीं के हाथ में प्रदेश और देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो इसी तरह के लेकिन आरोप तो विपक्ष भी आपके ऊपर लगाता है। वो कह रहे हैं कि भाई आप तो वोट चोरी से जीतने वाले लोग हैं। आप लोग उनके पास पहले से, देखिए ये लोग पहले से एक्सरसाइज करते हैं, बाद में कहना क्या है। ये तो पहले से प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपना कि इनको चुनाव में हारने के बाद क्या देना है। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, अभी हाल ही का चुनाव हुआ तो कह रहे हैं कि आसाम में तीसरी बार एसआईआर के जरिए, वोट चोरी के जरिए, वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट के नहीं, वोटर लिस्ट को को अगर वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाए तो इसमें गलती क्या है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही करे, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। और चुनाव आयोग ने अपनी एक्सरसाइज करके वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया। ऐसे आपके पास कोई झुंड या कोई ऐसा ग्रुप या कोई आया कि हमारे वोट काट दिए गए, क्यों? जो वोट लोग उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट कटे, कितने लोगों ने कंप्लेंट की हमारा वोट काट दिया गया। यही लोग चिल्लाते रहे एसआईआर। जो फर्जी किसी जैसे सर्विस क्लास लोग वोट बनवाते हैं जब जहां पहुंचते हैं, लेकिन जब ट्रांसफर होता है वोट उस वोटर लिस्ट पे नाम रह जाता है, उसको कटवाते नहीं। तो ये वोटर लिस्ट, बहुत दिनों से वोटर लिस्ट को सही कराने की मांग चली आ रही थी और सभी लोग करते थे। उस वोटर लिस्ट को सही किया गया। कितने लोगों ने अभी तक शिकायत की आपसे कि मेरा वोट काट दिया गया? यही लोग चिल्लाते, क्योंकि इनके पास और कोई विषय नहीं है, केवल अपनी फेस सेविंग कैसे करें। अब हमारी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। आज तक डेमोक्रेसी में कभी ये हुआ नहीं कि जब उनका हम इस्तीफा क्यों दें इस्तीफा, बताइए। अब जब तुम चुनाव जनता ने नकार दिया, चुनाव हार गई, अब बैठो घर जाके, थोड़ा मनन करो, चिंतन करो। एक बार फिर से मैं लौटूंगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हुई है और इसीलिए हर आदमी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। और मैंने देखा कि जो इन्वेस्टर समिट वगैरह हुए उसमें 50 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए। लोग कहते हैं कि भाई एमओयू करने में आप बहुत तेज हैं, लेकिन असल में आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आता नहीं। और विपक्ष आरोप लगाता है कि आपका जो विकास है सिर्फ दिखावे वाला विकास है, इससे रोजगार वगैरह नहीं आ रहे। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, आप उनका इंटरव्यू ले लें तो आपको मालूम होगा। जिन लोगों ने यहां पर अभी लखनऊ में ही हिंदुजा ग्रुप ने एक गाड़ी बनाने का कारखाना लगाया, बस अशोक लीलैंड ने, आपको जानकारी होगी। एक बहुत बड़ा ग्रुप उत्तर प्रदेश पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब उनसे पूछिए कि इनसे पूछें, हीरानंदानी ने डाटा सेंटर लगाया, उनसे पूछिए। उनके अपने पर्सनल मैं डावोस गया था, या तो हमारे पवेलियन में भीड़ थी और या फिर थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में, बाकी सारे पवेलियंस ऐसे थे, क्योंकि लोगों को यह उत्सुकता है कि उत्तर प्रदेश में एक ट्रिमेंडस चेंज हुआ है। उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या पोजीशन थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी। आज उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या पोजीशन, लोग ये भूल गए कि बिजली कभी को जाती थी, ये भूल गए लोग। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हमने एग्जेम्पलरी काम किए। बेरोजगारी के मोर्चे पर कैसा बेरोजगारी की दर अगर आप देखें, आप जिस फोरम को भी मानते हो, उन्होंने बाकायदा इसको स्टडी करके जो बेरोजगारी की दर थी उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। आंकड़ों के हिसाब से अब हमारी बेरोजगारी की दर 2.4 है, हम आए थे 6 पॉइंट समथिंग पे। और हमने लोगों को, जब मोदी जी ने, नीति आयोग का आंकड़ा है कि पूरे देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को। तो ये मामूली बात नहीं है। आज जो बुनियादी जरूरतें थी, जो 1952 के बाद पहली दूसरी सरकारों को करना चाहिए थी, वो हमारी इस सरकार ने किया, एनडीए सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया। एक और सवाल जो कि
कई लोगों के जहन में सवाल आता है कि भाई आज की तारीख में भारत में जो जहां कई नए राज्यों में बीजेपी की सरकारें बन रही है, वहां भी योगी मॉडल की खूब चर्चा है। और जब योगी मॉडल की बात होती है तो विपक्ष कहता है कि योगी मॉडल क्या है, बुलडोजर मॉडल है, माइनॉरिटी का घर गिरा दो, इसके अलावा और क्या है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर योगी मॉडल को कैसे देखते हैं? वो कौन सा मॉडल है जिसको कि पूरा देश उत्तर प्रदेश से कॉपी करना चाहेगा? देखिए, हमारी 34-35 सेक्टर्स में हमने पॉलिसीज फ्लोट की, बहुत एट्रैक्टिव पॉलिसीज हैं। और वो पॉलिसी ऐसी है कि आदमी स्वयं समय समय के ऊपर हम उनको अगर इंसेंटिव देने की बात कही हमने, तो बाकायदा प्रोग्राम करके उसको इंसेंटिवाइज किया। तो जो कहा उसको करके दिखाया भी। अगर हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो किसानों का कर्ज विश्वास इसलिए बढ़ा कि किसानों का कर्जा हमने माफ किया। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से अगर वादा किया कि हम तुमको ये इंसेंटिवाइज करेंगे, आज एफडीआई पर हम 75% तक की सब्सिडी दे रहे हैं। कोई डायरेक्ट अगर एफडीआई कोई इन्वेस्ट करता है उत्तर प्रदेश में, तो 75% तक की सब्सिडी ये हम दे रहे हैं। ऐसी किसी प्रांत की पॉलिसी नहीं। तो ये पॉलिसीज फ्लोट करना, उसके प्रति लोगों को विश्वास दिलाना और फिर उसको फिर समय रहते हुए उसको पूरा करना, इसलिए विश्वास बढ़ा है। जो लोगों के रेमिनिसेंस हैं, लोगों के अपने तजुर्बे हैं, जिन लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उन लोगों का इंटरव्यू लीजिए कि वो क्या कहते हैं। आज हमारा हीरानंदानी जो वो हैं, जो सबसे बड़े, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के एक बड़े बिल्डर के रूप में उनकी पहचान है। महाराष्ट्र में तो उनका बनाया हुआ बिल्डिंग 20% ज्यादा लोग खरीदते हैं। ये क्वालिटी है उनका, आज भी यही स्थिति है। आज वो पूछिए उनसे, डावोस में या जहां कहीं भी उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। हम डाटा सेंटर बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लोग आ रहे हैं, HCL और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां ने, उन्होंने उत्तर प्रदेश को पसंद किया। एक और सवाल, हाल के दिनों में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कहा गया कि भाई लाभार्थी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। महिलाओं के खाते में जो सीधे सीधे जो पैसे डाले जा रहे हैं, उसका बड़ा फायदा हुआ है वहां की सत्ताधारी पार्टियों को, या जिन्होंने बढ़ चढ़ के वादे कर दिए उससे उनको इसका फायदा हुआ। बंगाल में कह रहे हैं कि उसका फायदा हुआ आपको, और बाकी दूसरे राज्यों में भी, असम में भी इसी तरह की बात कही जा रही है। अब इस बीच यूपी में कन्या सुमंगला योजना की चर्चा है। क्या इसके जरिए भी आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकी राज्यों में किया गया है, महिलाओं को एक तरीके से वोट के लिए पैसे डालने का काम? महिला सशक्तिकरण हमने फेजेस में किया। किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो वो उसको कैसा देखते थे। हमारे जो समाज का है, एकदम से सिनेरियो हम नहीं बदल सकते, समाज की ओवरनाइट हम उसकी सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हमारे वहां कन्या पैदा हो तब लड्डू लोग नहीं बांटेंगे। जब लड़का पैदा होता है तो लोग लड्डू बांटते हैं, लड़का पैदा होता है तो लोग बधाई देते हैं। तो सवाल ये, योगी जी ने पहले जन्म से लेकर और शादी तक की लड़की की व्यवस्था की कि जिन परिवारों की आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, उनको हम पहले 15,000 रुपए देते थे, आजकल 25,000 दे रहे हैं। अगर लड़की पैदा हो तो योगी जी ने जो 5,000 रुपए दिए उससे लड्डू बांटो। लड़की पैदा होने पर 5,000 रुपए, जब वो 1 साल की हो जाए तब 2,000, जब वो एडमिशन लेने जाए तब 3,000। इस तरह से 6 चरणों में 25,000 रुपए हम उसको दे रहे हैं। लगभग 27 लाख लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक परिवार की 2 कन्याएं, इस प्रकार से हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब एक तरफ हम जब नारी सशक्तिकरण की बात कहते हैं तो सशक्तिकरण तो तभी होगा जब हमको उनको शिक्षित करेंगे। बिना शिक्षा के सशक्तिकरण का आएगा, और बिना शिक्षा के विकास कैसा। और वो लोग, और विपक्ष कह रहा है कि भाई इसके जरिए वोट सशक्तिकरण का काम हो रहा है। देखिए, एक बात बताएं आपको, विपक्ष के पास सिवाय निगेटिविटी के और कुछ भी नहीं है। उनके पास उनको मैंने कहा ना कि तुमको थाती दी थी 224 की, वो संभाल नहीं पाए।
वो कितने पे सिमट गए? 47 पे सिमट गए आके। उनके पास 2017 के चुनाव में वो 47 पे सिमट गए। उनके पास पीडीए भी नहीं है। हैं जी? पीडीए भी नहीं है उनके पास। किसके पास? विपक्ष के पास। उनका अखिलेश जी PDA के पास का नारा है। पीडीए है कि नहीं? उनके पास पीडीए का नारा है, नारा है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो। और पूरे उन को देखिए, एक एक परिवार में 5-5, 6-6 MP, एक एक परिवार डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है, यही है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये केवल नारा है। जब वो थे उन्होंने क्या किया? सशक्तिकरण तो तभी होगा जब हम किसी न किसी रूप में उनको फैसिलिटेट करेंगे। और शिक्षित करना क्या बुरा काम है? क्या शिक्षा की जरूरत नहीं है? लेकिन फैसिलिटेट करने के नाम पे बहुत सारे राज्यों में ये फ्रीबीज का जो कल्चर, उन राज्यों की बात हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला है, उसके जरिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक तरीका हो गया है वोट बैंक को प्रभावित करने का, एक तरीका हो गया है फ्रीबीज बांटने का, किसी भी योजना के नाम पे बांट दो। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे राज्य जो कर्जे में डूबे हुए हैं वो भी ये फ्रीबीज बांट रहे हैं? क्या ये ठीक इकोनॉमी है या ठीक अर्थशास्त्र है? एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, हाँ। कि अगर हम किसी ट्रेड को उसको प्रोत्साहित करना चाहेंगे तो उसको डिफरेंट तरीके से हम उसको छूट देंगे, हम उसको टैक्स में छूट देंगे, उनको इजी गोइंग, उनके लिए जो मैकेनिज्म है उसको आसानी से उनको वो चीज प्राप्त हो जाए, ये कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उनको किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से भी इंसेंटिवाइज करेंगे। तभी वो आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। जितने भी मुल्क, वो सरकारें सबसे अच्छी मानी जाती हैं जो कर्जा लेने के बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसका ज्यादा हो। हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। और हमने उन लोगों को रोजगार भी दिया है और संपत्तियों का सृजन भी होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। और हमने किया है, हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 59,326 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ये 31 मार्च सन 26 की फिगर। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि एक डेवलपिंग स्टेट का या एक डेवलपिंग कंट्री का रेवेन्यू सरप्लस होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे, संसाधन आ तो रहे हैं लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे। किसी स्टेट का है 1 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट? नहीं, किसी मतलब, स्टेट का है? लेकिन अगर आपने 1 लाख करोड़ किया तो आप 1.5 लाख करोड़ कर सकते थे। आपके पास वो क्षमता है। आप 50,000 करोड़ किसके लिए बचा रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं। हम बचा नहीं रहे हैं, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि, और सुनिए, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का मतलब क्या है? हाँ। कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हाँ। वो रेवेन्यू रिसीट से कम है। हाँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम फेंकेंगे नहीं जाके, हम किसी न किसी रूप में संपत्तियों के सृजन में लगाएंगे या किसी न किसी रूप में इंसेंटिवाइज उन लोगों को करेंगे जो लोग संपत्ति का सृजन करते। ये आर्थिक रूप से वो स्टेट सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। कैपिटल हमारा 1,14,000 करोड़ पिछली बार था। हाँ। और 1,14,000 करोड़ इस बार भी है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो भी विकासशील देश होते हैं या जो राज्य होते हैं, अर्थव्यवस्थाएं होती है, वो तो भाई कर्ज लेकर के भी उनको इन्वेस्ट करना पड़े तो करते हैं। हम कर्ज लेके जहां जरूरत होती वहां करते हैं, फेंकते नहीं है। अच्छा। हमने तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया, जो मितव्ययता थी वो मेंटेन किया, जितनी भी फिजूल खर्ची थी वो रोकी। हम एक ही एग्जाम्पल आपको देंगे। कांग्रेस के पीरियड में 1980 में एक कानून पास हुआ कि सभी लोग चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक अगर इनकम टैक्स के स्लैब में आएंगे तो वो इनकम टैक्स अपनी जेब से देंगे। लेकिन अगर मंत्री लोगों के ऊपर इनकम टैक्स बनता है तो ये सरकार देगी। आपको सुनने में मुझे नहीं मालूम कैसा लगा, लेकिन ये हुआ है। 40 साल ये हुआ। जब मेरे सामने फाइल, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जब बना तो मैंने देखा, तो मैं पहले तो चौंका। मैंने तो उसको, जो हमारा ऑफिस सुपरिटेंडेंट था, हमने कहा तुम जानते नहीं, तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम गलत सलत रिपोर्टिंग करते हो,
बोले साहब मैं तो आपको स्टेटमेंट दे सकता हूं जितना साल भर जमा हमने इस बार किया। हमने कितना जमा किया? बोले 86 लाख जमा किया, 86 लाख। तो हमने लिए क्या? अच्छा, हमने देखा चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक का इन्वेस्टमेंट, वो इनकम टैक्स वो खुद बियर करते थे अपनी जेब से, और मंत्रियों की जो आमदनी थी उसका इनकम टैक्स सरकार देती थी। ये फिजूल खर्ची और अपीसमेंट या एलियोरमेंट की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये और हाँ। मैंने उसी वक्त योगी जी वहां थे गोरखपुर में, मैंने फोन किया, मैंने कहा मेरे सामने ये विषय आया है, और आपके खास तौर से टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी, उस वक्त वो बैठे थे आपके जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, श्री सुभाष मिश्रा जी पत्रकार थे टाइम्स ऑफ इंडिया के। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब देना है और इसको तो समाप्त करना है तुरंत। मैंने उसी वक्त योगी जी की परमिशन लेके मैंने पेपर में दे दिया, इसको समाप्त करना, क्योंकि जब तक जहां पर जैसी कोई ऐसी कोई स्थिति अनामोली देखने में ली तो उसको तुरंत खत्म किया। हमने सत्ता में आने के बाद 46 सब ट्रेजरी बंद की, न 1 रुपए का काम, सिर्फ सिक्योरिटी बैठी, एक बाबू बैठा, चल रही सब ट्रेजरी। आपकी सरकार में एक और चीज जो हुआ है, जो कि बड़ा उल्लेखनीय है और जिसकी बड़ी चर्चा भी होती है, वो ये है कि विकास में या अर्थव्यवस्था में जो धार्मिक पर्यटन है या धर्म से जुड़े हुए जो कार्यकलाप हैं, उसकी बड़ी भूमिका उभर कर सामने आई है। और एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो धार्मिक पर्यटन है या जो धर्म क्षेत्र हैं, वो अर्थव्यवस्था के नए केंद्र की तरह उभर के सामने आए हैं, चाहे वो बनारस हो, अयोध्या हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। पहले की सरकारों ने इस बारे में कभी क्यों नहीं सोचा? अब पहले की सरकारों ने नहीं सोचा तो ये उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए कि उनके पास, देखिए सत्ता किस लिए मिली, सेवा करने के लिए या केवल भोगने के लिए? रिजल्टेंट हैं, उनके एक्शन के रिजल्टेंट हम तो उसके परिणामी हैं। एक्शन तो उनका है, जनता का, ये वो लोग तय करेंगे, जब तक वो लोग हमें विश्वास देते रहेंगे। चलिए, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, और आपकी क्षेत्र की जनता आपको इसी तरीके से आगे भी विजयी बनाती रहे, इसके लिए हमारी सारी शुभकामनाएं। और आप हमारे मंच पर आए और आपने हमसे अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश खन्ना जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और कई सारी महत्वपूर्ण बातें करने के लिए, और एक विजन उत्तर प्रदेश का क्या है उसको दर्शकों तक, जनता तक बताने के लिए गहराई के साथ में। और इसी के साथ में अब वक्त हो गया है आगे